हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के विज्ञान के 16वीं चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे मैं उसको घेरा लगा दिया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकान से खरीदते हैं प्रायः प्लास्टिक की थैली अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्रायः हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अब अपने दैनिक क्रियाकलाप में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्रायः सार्वजनिक स्थलों पर बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तब पेज फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई हानि न हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहली और बोझों के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना आरंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। अगला पॉइंट है कचरे का निपटान। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्र में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है उसी रूप में उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्रायः इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्ष तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास
कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या होता है, क्या है? आइए इस निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। अब यहाँ पहली क्या करें? पहली यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोग कैसे हो सकता है और फिर इसे फेंका ही क्यों गया? क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसा भी है जो वास्तव में कचरा है कचरा है ही नहीं? अब क्रियाकलाप फर्स्ट देखते हैं। अपने घर के कचरों को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें एक प्रकार की वस्तुएं हों। समूह फर्स्ट, रसोई के कचरा जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियाँ, समाचार पत्र, सूखी पत्तियाँ एवं कागज़ की थैली भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। अब दूसरा समूह, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्युमिनियम के रेपर्स, कीले पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें A, B, C, D में नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैली में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैली और दूसरी ढेरियों को पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। चित्र 16.2 में दिखाया गया है, ऊपर दिखाया गया है इसे। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इसका अवलोकन करके अपने परीक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विगलित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती? आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित है, परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किस ढेरी के कचरे का विलयन हुआ और किसका नहीं हुआ? अपने परीक्षणों के आधार पर सारणी 16.1 के कॉलमों में अपने विकल्पों 1, 2, 3 या 4 को भरिए। यदि आपने कुछ और परीक्षण भी किए हो तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना न भूलें। जो कचरा विगलित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विगलित होती है जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधे के लिए किया जाता है। कुछ पौधे के विगलित और खाद में
परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों अथवा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ हैं जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए थे? हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्ट को एकत्र करने के लिए हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप 1 में किए गए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूहों में पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्रायः किसान भी कटाई के पश्चात खेत में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्ट को जलाते रहे हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज दिया गया है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहली एवं बोझों द्वारा नोट किए गए कुछ प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार है। बोझों ने अपनी नोटबुक में लिखा, पत्तियों को न जलाएं, आप इन्हें धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्ट को जलाने में से रोकने के लिए कानून बनाए। अब अगला पॉइंट देखते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। हम पौधों को कंपोस्ट देखकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं? आइए यह पता लगाते हैं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप सेकंड दिया गया है। मैदान में आइए एक गड्ढा खोदें अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहां सीधी धूप नहीं पड़ती हो? आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक
जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अवशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियों, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पत्तियों बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कार्टन का प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाएं। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। अवशिष्ट की परत को दबाएं नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। अब आपका गड्ढा लाल केंचुआ के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास के हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अवशिष्ट, कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियों तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबा कर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अवशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न दें। इन वस्तुओं को लाल केंचुओं में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थ को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपर सतह को हिलाते रहें। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते। इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिज़ार्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिज़ार्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुए की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मिंग कंपोस्ट तैयार है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग में खाद्य को निकालकर कुछ घंटों तक उन्हें धूप में सुखाइए। आपका वर्मिंग कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि हैं।
आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मिंग कंपोस्ट को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसे नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मिंग कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी और जो आप महंगे रसायन उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। अब अगला पॉइंट है, सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरा भर जाती है? आप अपने घर के सदस्य की संख्या जानते हैं? यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू 6ठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब हम अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसूरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैली से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पात्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचता है तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही है? यह लेप क्या है? यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही है? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में
उसने श्याम की फाइलों से भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागज़ को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकालने और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा। परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफ़ियाँ और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैली ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसके नानू द्वारा फेंके गए कागज़ की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नौक भौ चढ़ना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाएं कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाएं वे एकत्र किए गए कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसकी मित्र विद्यालय जाती है या जाता है। यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्र, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुक को किसी कबाड़ी को बेचने में घरवालों की सहायता की है। उससे बात करके पता लगाएं कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या श्याम की भांति आप भी व्यर्थ कागज़ों से नए कागज़ बनाना चाहेंगे। आइए इसे बनाना सीखें।
कागज़ का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगनीज, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज़ के टुकड़े को जल में 1 दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज़ को काट कर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जरी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तुएं रखें, जिससे वे मुड़ न सके। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज़ के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज़ का पुनः चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियों एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते। अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप पॉलीस्टिक से बनी कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं। खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक के बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भाग के नाम बता सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्रायः प्लास्टिक की थैली का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्रायः ये थैली खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैली का उपयोग करते हैं जिनका
इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैली को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैली में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैली के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करके अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जिनमें मानव में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैली में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, हम प्लास्टिक की थैली का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैली लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैली को इधर उधर न फेंकें। हम प्लास्टिक की थैली और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी न जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैली में न भरें और बाहर न फेंकें। हम वर्मिंग कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज़ पुनः चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखे रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे, उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। ये चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। इसका प्रमुख शब्द देख लेते हैं। अपशिष्ट, कचरा, भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मिंग कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण। इसका सारांश देख लेते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहां शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है।
रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है अथवा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के उपाय खोजने चाहिए। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, जिसका अलग प्ले लिस्ट बनेगा और जितने भी ये चैप्टर है चैप्टर का अलग प्ले लिस्ट बनेगा और क्वेश्चन आंसर का एक अलग प्ले लिस्ट बनेगा।